तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक ऐसी लेडी की कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी है जो आज़ाद हिंदुस्तान की पहली मिस इंडिया बनी। आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके ऊपर पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ जासूसी करने का इल्ज़ाम लगा। एक मुख्यमंत्री ने इस इल्ज़ाम में उस मिस इंडिया या फिर हीरोइन भी रही कई फिल्मों में, उनको गिरफ्तार किया। महीनों वो जेल में रही, जांच हुई और जांच के बाद कुछ सच्चाई सामने आई। आज की कहानी उस महिला की भी कहानी है जो हिंदुस्तान की पहली फीमेल प्रोड्यूसर बनी, हिंदुस्तान की पहली स्टंट हीरोइन, जो एक्शन सीन करने वाली हीरोइन बनी। और ये वो महिला हैं जिनकी बेटी 20 साल के बाद इंडिया में ही मिस इंडिया बनी। तो माँ और बेटी की इकलौती ऐसी जोड़ी है जो दोनों अपने अपने वक्त में मिस इंडिया रही हैं। ये कहानी फिल्मी पर्दे की एक नामी अपने ज़माने की हीरोइन प्रमिला की है। लेकिन प्रमिला उनका असली नाम नहीं था, बल्कि उनका असली नाम था एस्टर विक्टोरिया अब्राहम। एस्टर इसी नाम से सब जानते थे। कोलकाता में 1916 में इनका जन्म हुआ, एक यहूदी परिवार में। पिता यहूदी थे और माँ कराची की रहने वाली थी। तो बहुत ही जो फैमिली थी वो मतलब एक तरह से रूढ़िवादी सोच की फैमिली थी पूरी। उनका संगीत, सिनेमा, इन सब में कोई शौक़ नहीं था और बहुत ही रिजर्व रहते थे ये फैमिली। एस्था शुरू से पढ़ने लिखने में तेज़ थी, अपने स्कूलिंग की। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लंदन जाकर उसने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद उसने स्कूल में टीचर की नौकरी की। फिर वापस इंडिया आई। 17 साल की उम्र में उसे लगा कि घर में रोक टोक बहुत है और उसकी दिलचस्पी जो थी म्यूज़िक और सिनेमा की तरफ थी। तो कोलकाता से अपने घर वालों को छोड़कर मुंबई पहुंच गई। वहाँ उसकी एक कज़न रहा करती थी। मुंबई में अपनी कज़न के साथ एक रोज़ ये कहीं टहल रही थी, तभी उस वक्त वहाँ एक मिस्टर ईरानी करके एक डायरेक्टर थे, उनकी नज़र पड़ी एस्थर पर। एस्थर की हाइट काफ़ी थी, लंबी चौड़ी खूबसूरत। तो उन्हें लगा कि ये उनकी एक फ़िल्म आनी थी, उसके लिए ये बिल्कुल सही उस किरदार में फिट बैठेगी एस्थर। उन्होंने अप्रोच किया, उसने फिल्म में काम भी किया, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। काफ़ी मेहनत के बाद भी फिल्म में काम करने के बाद जब रिलीज़ नहीं हुई तो एस्थर को बड़ी मायूसी हुई। अब वो सोचने लगी कि वापस कोलकाता चले जाते हैं। लेकिन इसी दौरान में फिर जब वो वापसी की अभी प्लान कर ही रही थी, एक और डायरेक्टर उसको मिलते हैं और वो उसे अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी फिल्म में काम करो। चूँकि एक फ़िल्म में उसने काम किया, रिलीज़ हुई नहीं, तो उदासी भी थी। तो उसने कहा नहीं, अब नहीं करूँगी, मुझे वापस जाना है। लेकिन उन डायरेक्टर साहब ने उसको किसी भी कीमत पे अपने फिल्म में काम कराना था। उसे एक साथ 5 फिल्मों का ऑफ़र दिया और 5 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और इसी के बाद एक पहली फिल्म रिलीज़ हुई, भिकारन। भिकारन उस वक्त काफ़ी लोगों ने सराहा, काफ़ी फिल्म हिट हो गई। भिकारन के बाद फिर तो फिल्मों के तांते लग गए। उल्टी गंगा, इसके अलावा बुर्रा नवाब साहब, बिजली, शहजादी, झनकार, डार्लिंग डॉटर, हमारी बेटी, महामाया, ऐसी नामालूम कितनी ही फिल्मों में काम किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद तभी फिर मुलाकात होती है। इसी दौरान में जब ये फिल्मों में काम करना शुरू किया तो अब चूँकि नाम था एस्तर विक्टोरिया अब्राहम, तो जो डायरेक्टर साहब थे उसकी पहले फिल्म की, उन्होंने कहा कि देखो तुम अपना नाम चेंज कर लो, क्योंकि भारतीय संस्कृति और इस हिसाब से जो हिंदी फिल्में हैं उसकी अपनी ऑडियंस है, उनके बड़े अपने जज्बात होते हैं। तो बहुत सारे अदाकार अपना नाम बदलते हैं, तो एस्थर को भी उसका फिल्मी नाम दिया गया और नाम था प्रमिला। तो अब एस्थर प्रमिला बन गई और प्रमिला के नाम से एक फिल्में रिलीज़ हुई, सुपरहिट हुई। कई फिल्मों में फिर वो एक्शन किया और वो पहली ऐसी हीरोइन थी जो एक्शन फिल्मों के लिए भी जाने लगी। इसी दौरान में एक फिल्म में उनके को स्टार थे जिनका नाम था सैयद हसन अली जैदी। दोनों फिल्मी सेट पर मुलाकात हुई, मुलाकात दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में बदला। हालांकि हसन अली जैदी ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनकी जो बीवी और बच्चे थे वो लखनऊ में रहा करते थे। लेकिन फिर भी प्रमिला ने हसन अली जैदी से शादी कर ली। अब दोनों मुंबई में रहने लगे और हसन अली जैदी ने 1939 में शादी की थी। अब शादी के बाद हसन अली जैदी भी एक एक्टर थे ही। उनका बाद में फिल्मी नाम कुमार रखा गया
और कुमार के तौर पर उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उस बहुत सारी फिल्मों में एक फिल्म आपने सभी ने लगभग देखी होगी, मुग़ल आज़म। मुग़ल आज़म में जो शिल्पकार मूर्तिकार जो बना था, याद होगा आपको, तो वो शिल्पकार मूर्तिकार कोई और नहीं बल्कि कुमार, उन्होंने ही ये रोल प्ले किया था। तो मुग़ल आज़म जैसी फिल्मों में काम किया और प्रमिला के साथ शादी की। शादी के बाद 4 बच्चे हुए इन दोनों को। इसके बाद 1947 आ गया। अच्छा, इस दौरान 47 से पहले चूँकि एक्शन मूवी में बहुत सारा काम किया प्रमिला ने, और उनकी कद काठी और एक्शन सीन को इस तरीके से खूबसूरती से जिस तरीके से फिल्माती थी, उसे देखकर वो उस वक्त की शायद पहली ऐसी हीरोइन होती जो हॉलीवुड में जिनको काम का ऑफ़र मिला था। लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त 40s में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, दूसरा विश्व युद्ध, और उस चक्कर में उनको कई ऑफ़र थे जो हॉलीवुड से, जंग ने वो ऑफ़र एक तरह से छीन लिए। तो प्रमिला को हॉलीवुड में काम करने का मौका नहीं मिला क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ये मौका उनके हाथों से एक तरह से छीन लिया था। फिल्मों में काम चल रहा था पति के साथ, अब वो अपना प्रोडक्शन हाउस भी चला रही थी और प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए उन्होंने 16 फिल्में प्रोड्यूस की। एक हीरोइन के तौर पे तो काम कर ही रही थी, फिल्में भी प्रोड्यूस की 16, तो वो इस देश की पहली फीमेल प्रोड्यूसर भी बन गई। सब कुछ, घर गृहस्थी, पति, फिल्मी करियर सब अच्छा चल रहा था। 1947 आता है, तभी 31 साल की हो चुकी थी प्रमिला और 5वां बच्चा अब पेट में था, वो प्रेग्नेंट थी। उसी दौरान में मिस इंडिया कंपटीशन होता है। तब उस वक्त बहुत सारी ऐसी जो आजकल की शर्तें हैं वो सारी शर्तें नहीं थी कि आप शादीशुदा लोग इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, जिनके बच्चे हो नहीं हो सकते, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी में ये सारे कंपटीशन हैं। तो ऐसा कुछ था नहीं। और चूँकि प्रमिला उस वक्त की मैगज़ीन के कवर पर उनकी तस्वीरें छपती थी, कद काठी खूबसूरती काफ़ी थी, ऊपर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, तो कहते हैं कि उस दौरान जिन लोगों को कॉम्पिटिटर को जो हिस्सा लेना था तो वो तादाद कम थी, तो फिर इन्होंने भी भरा और इनको भी सिलेक्ट कर लिया गया और आखिर में वो मिस इंडिया कंपटीशन 1947 में प्रमिला जीती और इस तरह से वो देश की पहली मिस इंडिया बनी। जिस दिन ये कंपटीशन का फाइनल था, इस स्टेज पर उनको मिस इंडिया का ताज पहनाने के लिए कोई और नहीं बल्कि तब महाराष्ट्र के जो सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री थे, मोरारजी देसाई, जो आगे चलकर भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर बने, वो उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मुंबई में ये फंक्शन था और प्रमिला को पहली बार मिस इंडिया बनने का ताज उन्होंने अपने हाथों से पहनाया। तब वो 31 साल की थी, 4 बच्चों की माँ थी और प्रेग्नेंट थी। अब इसके बाद देश आज़ाद हो चुका था, अभी भी आगे उनके अपना फिल्मी करियर सब कुछ ठीक चल रहा था। अब चूंकि प्रमिला की माँ कराची की थी, पाकिस्तान की, बंटवारा हो गया था देश का 1947 के बाद, तो इस बंटवारे के बाद जो उनके पति थे हसन अली जैदी, उन्होंने ये तय किया कि अब वो भी पाकिस्तान चले जाएंगे। उन्होंने प्रमिला से कहा कि अब हम लोग, देश आज़ाद है, 2 टुकड़े हो चुके हैं, और उस वक्त ये था जिसे इंडिया रहना वो यहाँ रहे, जिसे पाकिस्तान जाना वहाँ जाए। तो हसन अली जैदी ने तय किया कि वो पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन प्रमिला ने कहा कि नहीं, वो यहीं रहेंगी, हिंदुस्तान। तो हसन अली जैदी अपनी पहली पत्नी जो लखनऊ में रहती थी और अपने बच्चों को लेकर, बाकी पूरे परिवार को लेकर लखनऊ से पाकिस्तान चले गए। इस बात का प्रमिला को बड़ा गहरा सदमा भी लगा, धक्का भी लगा, लेकिन वो अपने 4 बच्चों के साथ मुंबई में ही रुकी रहीं और मुंबई में ही उन्होंने रुकने का फैसला किया। लेकिन अब चूँकि उनका ननिहाल पाकिस्तान था, तो अक्सर वो ननिहाल, उस वक्त पाकिस्तान आना जाना ये सब बड़ा आसान था, वीज़ा आज के जो हालात हैं उस हिसाब से आसानी से मिल जाया करता था, तो वो अक्सर पाकिस्तान जाया करती ननिहाल की वजह से। पाकिस्तान आना जाना होता, इधर फिल्मी करियर सब कुछ चल रहा था, फिल्मों में एक्शन सीन भी हो रहा है, तो कई स्पाई फिल्में भी कर डाली उस वक्त, जासूसी टाइप। उनके बार बार पाकिस्तान आने जाने को लेकर फिर कई लोगों को शक हुआ और ये हुआ कि ये बार बार पाकिस्तान क्यों जाती हैं। अच्छा, जब फिल्म रिलीज़ हो तब भी जाती हैं, फिल्म के बीच में भी जाती हैं, फिर किसी और वजह से भी जाती हैं। तो ये बात धीरे धीरे लोगों के कानों तक पहुंची और उन्हें डाउट होने लगा कि प्रमिला पाकिस्तान जाकर कुछ गड़बड़ कर रही हैं। साल में कई चक्कर पाकिस्तान के होते थे और आमतौर पर लोग इतनी बार पाकिस्तान नहीं जाया करते थे। ये बात तब महाराष्ट्र के
मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई के कानों तक भी पहुंची और उनसे कहा गया कि डाउट है कुछ, अपने जो खुफिया जासूस उन लोगों ने भी कहा कि इनके ऊपर नज़र रखी जानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त बाद में इंडिया और पाकिस्तान को लेकर जासूसी के बहुत सारे केसेस सामने आ चुके थे। दोनों देश अपने अपने पैर पर खड़े हो रहे थे। तो अब ऐसे में एक बॉलीवुड की हीरोइन और उसका बार बार पाकिस्तान जाना और फिर वहाँ से वापस आना, तो कुछ मुखबिरों और कुछ जासूसों की ऐसी खबर थी कि वो वहाँ पर भारतीय जो अलग अलग जगह हैं उनकी सूचनाओं को देने के लिए पाकिस्तान जाती हैं, यानी कि वो पाकिस्तान के लिए मुखबिरी कर रही हैं भारत के खिलाफ। अब ये बात सरकार के कानों तक पहुंची तो फिर मोरारजी देसाई ने कहा कि इन पर नज़र रखो। फिर नज़र रखा गया, उनके सारे दौरों के चेक किया गया, कब कब जाती हैं, कब आती हैं। इसी दौरान में जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद सरकार तक बात पहुंची कि मामला गड़बड़ है और ये जासूसी कर रही हैं। फिर एक रात मुंबई में ही जब प्रमिला पाकिस्तान से लौटी थी, उसी के फ़ौरन बाद पुलिस की टीम पहुंचती है और प्रमिला को गिरफ्तार कर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जब पूछा जाता है कि वो पूछती हैं कि ऐसा क्यों, तो बताया जाता है कि आप पर देश के खिलाफ जासूसी करने का इल्ज़ाम है। तो उन्होंने कहा सबूत, तो उन्होंने कहा कि हम सबूत अदालत में देंगे और आप बार बार जो पाकिस्तान जा रही हैं वो इसी मकसद से जा रही हैं, हमारे पास पुख्ता सबूत और जानकारी है। अब उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जो था वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई जी ने दिया था। अब प्रमिला को उठाकर जेल में डाल दिया गया। उस वक्त ये बड़ी खबरें बनी और इत्तेफाक से अब 47 में वो बनी थी, 1967 आ गया था, 1967 में उनकी बेटी प्रमिला की नकी, नाम नकी जैदी, उन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और इत्तेफाक से वो विनर हो गई। तो नकी, पहले उनकी माँ प्रमिला, ये पहली माँ बेटी की जोड़ी थी इस देश में और आज भी है 2023 में इकलौती, जो माँ भी मिस इंडिया बनी और बेटी भी मिस इंडिया बनी। तो पहले प्रमिला बनी, फिर उनकी बेटी नकी बनी। खैर उधर प्रमिला जेल में थी। अब कोर्ट के अंदर सबूत और ये सारी चीज़ें भी देनी थी। बहुत सारे लोग सामने आए जो प्रमिला को जानते थे, कलकत्ता से लेकर मुंबई तक में सब कुछ उनके बारे में, फैमिली के बारे में, उनके पति जैदी के बारे में। तो फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग सामने आए। इधर पुलिस ने अपनी पूरी तफ्तीश की, जासूसों की पूरी रिपोर्ट आई। पाकिस्तान में जो अपने सोर्सेस थे उनके ज़रिए, जो अपने वहाँ पे जासूस हैं उनके ज़रिए पता लगाया गया। फिर पाकिस्तान में इनकी गतिविधियों के ऊपर रिपोर्ट मांगी गई। तो उन सारी रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट फाइनल तैयार हुई वो ये थी कि प्रमिला जब जब उनकी फिल्में रिलीज़ होती थीं वो पाकिस्तान जाती थीं उस वक्त उसके प्रचार के लिए। उनका ननिहाल था और ननिहाल से वो बहुत मोहब्बत करती थी, तो वहाँ जाती थीं उनसे मिलने के लिए। और जब जब गई तो पाकिस्तान के किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूशन या संस्थान में नहीं गई जहाँ पे कोई डाउट हो कि वो मिली, या फिर उनसे कोई मिलने के लिए नहीं आया, कोई ऐसा सस्पिशियस जिससे डाउट हो वो जासूसी कर रही है। कभी वो अपने साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं ले गई या कभी वहाँ से कोई ऐसी चीज़ लेकर नहीं आई। कोई भी जो तलाशी ली गई उनकी डायरी से लेकर तमाम चीज़ें, उसमें से एक भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि वो एक जासूस थी और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। जब ये सारी रिपोर्ट आई और जिन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई जी ने ये के हुक्म पर ये गिरफ्तारी हुई थी, जब उनके सामने ये सारी चीज़ें रखी गई, तब फिर ये हुआ कि ये गलती हो गई और हमने एक बेगुनाह शख्स पर शक किया। और उसी के बाद चूँकि कोई सबूत था नहीं, अच्छा इस दौरान में उनके घर वर भी सील हो गए थे, तो फिर सरकार ने फैसला किया कि उन्हें बाइज्जत रिहा किया जाए। तो करीब 7-8 महीने जेल में रहने के बाद प्रमिला को रिहा कर दिया गया। वापस आई वो। उसके बाद फिर वो जो सारी उनकी प्रॉपर्टी संपत्ति थी वो सारी चीज़ें वापस अदालत के ज़रिए उन्होंने वापस हासिल की। और इसके बाद उन्होंने कुछ चुनिंदा फिल्मों में काम किया। फिर इनके 4 बच्चे थे और उन बच्चों में एक बेटी आपको बताया नकी, वो बहुत अच्छी मॉडल बनी, अलग अलग उसमें काम किया। और एक बेटा इनका, बाकी 2 बेटों ने भी कुछ फिल्मों में, सीरियल में काम किया। एक बेटा जो हैदर अली, जो एक फिल्म आई थी जोधा अकबर ऋतिक रोशन की, उसकी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी, वो प्रमिला के बेटे हैं। और उसमें एक जो गाना है मौला मेरे मौला, उस गाने को फिल्माया, उनके ऊपर गया।
हैदर अली की एक और पहचान भी है कि जो नुक्कड़ सीरियल आया करता था दूरदर्शन पे बहुत पहले, उसमें भी उन्होंने काम किया, तो बहुत सारे टीवी सीरियल में काम किया। लेकिन सबसे बड़ी पहचान ये है कि जोधा अकबर की पूरी स्क्रिप्ट लिखी और उसके उस गाने में मेन जो कैरेक्टर है वो उसमें वो साफ नज़र आते हैं, ख्वाजा मेरे ख्वाजा जो गाना था। तो ये उनके बेटे की पहचान है। फिर उसके बाद उन्होंने आखिरी में सबसे लास्ट एक मराठी मूवी थी थंग, जो अमोल पालेकर जी ने बनाई, उसमें उन्होंने एक ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया था। और उसके बाद मतलब उससे पहले फिर फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन अपनी उनकी प्रॉपर्टी थी, बाकी सब चीज़ें थी, माली हालत भी अच्छी थी। 6 अगस्त 2006 को जब उनके 90th बर्थडे, मतलब 90 साल की जब वो हो जाती, उससे ठीक 5 महीने पहले, मतलब 89 ईयर्स की उम्र में प्रमिला जी की मौत मुंबई में उनके घर में हो जाती है। उन्होंने आखिर तक यहूदी धर्म को निभाया और यहूदी धर्म की जो तमाम रस्में रिवाज थी उसको निभाया, और उनको यहूदी रीति रिवाज के हिसाब से ही दफनाया गया मुंबई के चिंचपोकली इलाके में, और उनकी कब्र पे हिब्रू और अरबी में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो बहुत सारे कम लोगों को ये बात मालूम है कि इंडिया की जो पहली मिस इंडिया थी वो कैसे उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा था, और अपने जीते जी उन्होंने इस कलंक को धोया भी, और बाद में सरकार ने ये एक्सेप्ट भी किया कि गलती हुई, गलत जानकारी थी। जानकारी किया एक शक इसलिए पैदा हो गया क्योंकि वो बार बार पाकिस्तान का दौरा कर रही थी, तो लगा कि ये बार बार जाना है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं आई और वो पाक साफ निकली। तो ये थी कहानी देश की पहली मिस इंडिया, देश की पहली फीमेल प्रोड्यूसर, देश की पहली स्टंट करने वाली, जो एक्शन सीन करने वाली, और देश की पहली ऐसी माँ बेटी की जोड़ी की जो दोनों मिस इंडिया बनी। तो कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला आज का। जॉर्ज एंटो, आज इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जॉर्ज। और ये एबिन एंटो ने भेजा है केरला से। साथ ही भावेश, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भावेश। और वीरेंद्र सिंह ने भेजा है। इसके अलावा विशाल राय हैं लुधियाना से, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विशाल। संजना, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संजना। और ये प्रवीण रत्नाला जी की बिटियाँ हैं। ठाकुर विशाल सिंह तोमर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ठाकुर साहब। और जॉली सिंह ने भेजा है। जसवंत धारू, इनका भी आज जन्मदिन है, बल्कि घारू, तो हैप्पी बर्थडे जसवंत जी। इसके अलावा मोनू ओझा का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोनू। और राहुल यादव ने भेजा है। साथ ही शाहीन और यूनिस सिकलिकर, इन दोनों की आज एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। पूजा और विनायक, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, और ये तो आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक, बधाई। अनुपम चंद्रा ने भेजा है। इसके अलावा मिंकी और निपुण, इनकी भी एनिवर्सरी है दोनों की, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई मुबारक। और ये अशोक सचदेव जी ने भेजा है। साथ ही सुदीप्ता और परिमल विश्वास, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और माधवी और पंकज ने भेजा है। इसके अलावा इरफान खान ने कहानी की फरमाइश की है। गुरमीत सिंह ने कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद अबरार फैयाज़, ये बैरिस्टर हैं और बांग्लादेश में। थैंक यू सो मच फैयाज़ साहब आपके इस मेल के लिए। अनिल मंडल, थैंक यू सो मच अनिल मंडल आपके मेल के लिए। और अनिल मंडल की अंधेरी वेस्ट मुंबई में एक पिज़्ज़ा बाइट्स के नाम से शॉप है, तो आप में से जो भी मुंबई में और पिज़्ज़ा खाने के शौकीन हैं, तो अनिल मंडल साहब के पास जाइएगा। क्राइम तक फैमिली मेंबर, हो सकता है ये क्राइम तक फैमिली कहने पर डिस्काउंट भी दे दें, पर मैं आऊँगा तो ज़रूर आऊँगा आपके पास अनिल साहब। एंड थैंक यू सो मच मेल के लिए। YS राजशेखर रेड्डी, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा गजानंद सैनी, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। शील निधि शुक्ला, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। जसमीत सिंह चावला, थैंक यू सो मच। इन्होंने कहा कि मैं अब आपसे सोचता हूँ कि लाइव सवाल जवाब होगा, पहले हुआ करता था, अब होता नहीं है। आपने सही कहा, मैं अब कोशिश कर रहा हूँ जल्दी कुछ चीज़ें ऐसा करूँ कि वीक में एक आध दिन कम से कम कहानी लाइव रखूँ, ताकि कहानी के बाद आप लोगों के सवाल जवाब, कुछ बातचीत हो सके। तो अगर आप में से ज़्यादातर लोगों को लगता है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये है कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन चलेगा, आपकी मोहब्बत के लिए इतना कर लूँगा। मनु रावल, इन्होंने कहा कि अक्षरधाम की कहानी सुनाई है अटैक की, मैं शायद सुना चुका हूँ मनु भाई। इसके अलावा मंटू महतो,
थैंक यू सो मच। जमशेदपुर से हैं, उधर की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो जल्दी सुनाता हूँ। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।